आज फिर मैं उपस्थित हूँ एक और नए विषय के बारे में बात करने के लिए। मेरी जो पिछला आपसे बातचीत थी एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बारे में, उसका मुझे इस तरह का फीडबैक मिला है कि काफ़ी लोगों ने उसमें रुचि दिखाई है और मुझे संतोष है और प्रसन्नता है, और मैं निश्चित रूप से आपका सबका आभारी हूँ, सबको साधुवाद देता हूँ और स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। उसी एफआईआर रजिस्ट्रेशन के क्रम में हमने दो ऐसे प्रोविजंस पे पासिंग रेफरेंस लिया था जिनके बारे में मैं आज दो अलग अलग वीडियो में थोड़े से विस्तार से बात करूंगा। उनमें से एक था जीरो एफआईआर और एक था ई एफआईआर। दोस्तों, जीरो एफआईआर की पहले बात करते हैं। जीरो एफआईआर को बीएनएसएस 2023 में धारा 173 उपधारा 1 में औपचारिक रूप दे दिया गया है और उसमें ये लिखा गया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होगी और वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, इससे कोई मतलब नहीं है कि किस क्षेत्र में किस जुरिडिक्शन में वो ऑफेंस कमिट हुआ है, उसकी एफआईआर किसी भी थाने पर लिखी जा सकेगी। ऐसा लीगल प्रोविजन कर दिया गया है। अब सवाल है कि आपको पता ही है कि हर थाने का एक जुरिडिक्शन होता है, उसका एक क्षेत्र होता है, वो आवश्यक भी है, अदरवाइज उसके बिना प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्य करना अत्यंत दुरूह हो जाएगा। तो अपेक्षा ये होती है स्थानीय पुलिस से, और सामान्यतः इस तरह की परंपरा और प्रैक्टिस होती है कि जो उसके क्षेत्र के मुकदमे हैं वो लिखते हैं, और जो आसपास के क्षेत्रों के तो उनको बता दिया जाता है वादी को या कंप्लेनेंट को, क्या फला थाने में चले जाइए, अमुक थाने में चले जाइए। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि आपको पता ही नहीं है आपके साथ कोई अपराध हुआ और आपको ये जानकारी नहीं है कि वो किस थाना क्षेत्र का निर्णय पड़ेगा। जैसे कि आप हाईवे पर ट्रेवल कर रहे हैं या आप किसी और ज़िले में या प्रदेश में गए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में अत्यंत कठिनाई हुआ करती थी पहले। उसको सरल बनाने के लिए ये बीएनएसएस में प्रोविज़न किया गया है, और जैसा कि मैं शुरू से इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि कई सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जिनको कि इसको सिटीजन सेंटर्ड और सिटीजन सेंट्रिक पब्लिक ओरिएंटेड प्रोविजंस कहा जा सकता है, जो इसमें नए जोड़े गए हैं। उनमें से एक ये है कि इजी एक्सेस टू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसको इंश्योर करने के लिए जीरो एफआईआर को एक कानूनी जामा पहनाया गया है। जीरो एफआईआर का तात्पर्य, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप समझ गए होंगे, एक ऐसी एफआईआर थाने पे जो कि उसके जुरिडिक्शन के अंदर हुए अपराध से संबंधित नहीं है, लेकिन उसको दर्ज करना उसका कानूनी कर्तव्य है, लीगल ड्यूटी है एसएचओ की। उस पे एक नंबर डाल दिया जाता है जो 0 से शुरू होता है, और उसके लिए एक रजिस्टर बनाए जाने का भी इसमें निर्देश है कानून में, जो कि स्टेट गवर्नमेंट उसके फॉर्मेट को प्रिस्क्राइब करेगी और उस रजिस्टर में उसकी एंट्री की जाएगी। अभी मैं इसके बाद क्या कार्रवाई होगी वहाँ पे एक थोड़ा सा पॉज लेते हुए ये बताता हूँ कि इसका ओरिजिन कहाँ से है। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसी स्थिति हो सकती है कई बार कि जब वादी को या शिकायतकर्ता को ये नहीं पता है कि किस थाने के क्षेत्र में उसके साथ अपराध घटित हुआ है, और वो आसपास के किसी थाने में जाकर अपनी एफआईआर लिखाना चाहता है। इसको फैसिलिटेट करने के लिए प्रोविज़न बनाया गया है। बहुत पहले से भी ऐसा होता था, लेकिन उस समय ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसकी ट्रेडिशंस थी, अलग अलग प्रैक्टिसेस थी, और उसके तहत जीरो एफआईआर में कार्रवाई की जाती थी। बहुत पहले जब हम लोगों ने सर्विस ज्वाइन की थी, लगभग 3.5 दशक हो चले हैं करीब करीब, तब एक प्रक्रिया होती थी, उसको डीएच कहते थे, डीएच। तो डीएच का मतलब होता था दरियाफ्त हाल। दरियाफ्त हाल का मतलब होता था कि ऐसे मामले जहां पर के दरियाफ्त यानी कि जांच करने की अभी आवश्यकता है, और उसके बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह किस थाने का मामला है। दरियाफ्त हाल रजिस्टर नंबर 4, जिसको अपराध रजिस्टर कहते हैं पुलिस की भाषा में,
उसके पिछले हिस्से में लिखे जाते थे और वो हर थाने में एक नंबर होता था हर वर्ष का, DH1/92, 2/92, 3/92, ऐसे करके उसको लिखा जाता था। वो ऐसे मामले होते थे जैसे कि कोई अज्ञात शव बरामद हुआ। अब उसके बारे में भी ये जानकारी नहीं है कि वो किस थाना क्षेत्र में अपराध घटित हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं आपने मीडिया में पढ़ी होंगी, अखबारों में सुनी भी होंगी और जानकारी आई होगी कि जैसे ट्रक लूट की घटनाएं होती हैं या किसी भी वाहन के किसी चालक के साथ लूट की घटनाएं होती हैं और लूट के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वो चालक की हत्या करके डेड बॉडी कहीं नाले में बगल में या खेत में डाल दी और अपना वाहन लेके लूट के, ट्रक है उसमें माल भरा हुआ है या गाड़ी है महंगी को, उसको उठा के ले गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रक में सवारी के बहाने कुछ अपराधी बैठ गए और उसके बाद ट्रक चलता रहा और ड्राइवर को अपने कब्जे में किया बल प्रयोग करते हुए, और उसके बाद उसके साथ बल प्रयोग करते हुए उसका हत्या कारित की। और जहाँ उनको लगा एक उनके हिसाब से कोई ऐसी जगह देखकर सुनसान, वहाँ ट्रक रोक के और उसकी डेड बॉडी को वहाँ पे डाल दिया और फिर ट्रक ले गए। अब ऐसे में सोचिए कि इसको कंटिन्यूइंग ऑफेंस कहते हैं कानून की भाषा में, और इसमें नियम तो वैसे ये है कि किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है। कंटिन्यूइंग ऑफेंस के केस में किसी भी थाने में दर्ज होती है और फिर इसमें यह देखा जाता है कि क्राइम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, जो एक डिफिकल्ट इशू होता है कभी कभी, और कहाँ टर्मिनेट हुआ। कभी कभी ऐसा होता था पहले कि कोई डेड बॉडी मिली किसी थाना क्षेत्र में और उसमें आपस में इस बात को लेके कि कहाँ पर इसकी एफआईआर होनी चाहिए, काफ़ी समय व्यतीत हो जाता था, जिससे कि पुलिस की छवि भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती थी और जो वादी है, जो उसका परिवार है, जो पीड़ित है, उसे न्याय नहीं मिल पाता था और पुलिस के बारे में एक बड़ी ही प्रतिकूल नकारात्मक धारणा उसके मन में बनती थी। तो इस के समाधान के लिए ऐसे बहुत सारे मामले हो सकते हैं, जैसे मैंने एक ट्रक लूट का वाहन वाला बताया, ऐसे बहुत सारे मामले हो सकते हैं जहाँ पर के शुरुआती प्रथम दृष्टया अगर आप देखें तो ये पता नहीं चल पाता कि वो कहाँ का मामला बनता है। और ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी एक थाने ने एफआईआर दर्ज की और उसको जब ट्रांसफ़र किया जहाँ पर के उसको लगा थोड़ी सी कुछ प्रक्रियाएं पालन करके, जैसे कि निरीक्षण घटनास्थल कर लिया, नक्शा बना लिया, पोस्टमार्टम करा दिया अगर वो डेड बॉडी मिली है तो, और उसके बाद कोई एविडेंस आया जिससे उनको लगा कि हमारे यहाँ का मामला नहीं है और एसएचओ साहब ने दूसरे थाने में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब दूसरा थाना भी उसको लेने को तैयार नहीं है तो वो भी यही प्रक्रिया करते हैं, एक और पर्चा काटते हैं जिसको केस डायरी बोलते हैं, और वो उसमें ये तय कर देते हैं कि ये हमारा भी नहीं है, वो फिर वापस भेज देते हैं। तो कभी कभी इस तरह से घूमता रहता था और हम लोगों को ये व्यक्तिगत और व्यवहारिक अनुभव है कि इसमें समन्वय करने में, और ये विशेषकर अगर एक ही जिले के दो थानों का मामला हो तो आसान है क्योंकि उसमें एसपी का आदेश हो जाता है और फिर समस्या का समाधान हो जाता है, या एक ही प्रदेश के दो जिले या दो रेंज का मामला है तो भी कुछ उम्मीद बनती है। कभी कभी समस्या फंसती थी जहाँ पर के बॉर्डरिंग इलाकों में दो अलग अलग स्टेट्स के मामले होते हैं। जैसे कि बहुत कॉमन सा मैं आपको उदाहरण बताऊं, कोई नदी है, उस नदी में कोई बहती हुई डेड बॉडी मिली। अब उसको ये सुनिश्चित करना बड़ा मुश्किल काम होता है, पहले तो उसको आइडेंटिफाई कराते हैं, वो एक अलग में विषय है, वो अलग बताऊंगा कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद ये तय होता है कि ये किस थाने का मामला था, कहाँ का रहने वाला था, क्या इसके साथ पूरा हुआ। बड़ी रोचक रोचक चीज़ें पुलिस अधिकारी के रूप में सामने आती हैं और बड़ी चैलेंजिंग विषय होते हैं, बड़े चैलेंजिंग इश्यूज होते हैं उसको वर्कआउट करना कि किस थाने से इनफैक्ट क्राइम ओरिजिनेट हुआ है। तो ऐसी स्थिति में और दिक्कत ज़्यादा होती थी जबकि मामला दो राज्यों के बीच का है। अब उस सब से निजात देने के लिए बीएनएसएस 2023 में सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 में ही ये कानूनी प्रावधान बना दिया गया है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर ऑफेंस इज कमिटेड, तो उसको मुकदमा दर्ज करना होगा, उसकी कॉपी देनी होगी एफआईआर की, और शुरुआती कार्रवाई जैसे कि मैंने बताया पोस्टमार्टम या विजिट टू सीन ऑफ क्राइम, नक्शा नजरी बनाना और शुरुआती बयान, इतना सारा करके, और उसके बाद जब को लगता है कि हमारा नहीं है तो उसमें फिर वो उसकी एक एसओपी बनाई गई है, उसके तहत उसको ट्रांसफ़र करेंगे जिस थाने में वो गया है।
वो मुकदमा जो एफआईआर गई है वहाँ के एसएचओ उसको रिसीव करेंगे और उसको किसी आईओ को इन्वेस्टिगेशन के लिए असाइन करेंगे, और असाइन करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन वैसे ही होगी जैसे किसी भी और अपराध की होती है। उसको नंबर पर लेते हुए रेगुलर तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। ये पूरी प्रक्रिया इसके द्वारा की गई है, जो कि एक एसओपी बनाई गई है बीपीआरएनडी के द्वारा। बीपीआरएनडी का मैं बता दूं, जो लोग इससे अवगत नहीं है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये एक भारत सरकार का पुलिस संगठन है जो कि नए क्रिमिनल लॉ के लागू करने और इसके अंतर्गत जितने भी एसओपीज या नोटिफिकेशंस होने, ये विशेषकर कानून के विद्यार्थियों और पुलिस कर्मियों के लिए ज़्यादा लाभदायक मैं जो बात बता रहा हूँ। जितने नोटिफिकेशंस और एसओपीज बननी है वो सारा का सारा काम नोडल एजेंसी बनाते हुए बीपीआरएनडी को सौंपा गया है। उन्होंने इसमें एक एसओपी जारी की है कि जीरो एफआईआर का एसओपी क्या होगा, और बहुत कोई जटिल विषय नहीं है लेकिन निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो कई कई दिन तक चक्कर लगाते रहते थे। और एक बात मैं और बता दूं कि जैसे कि कोई भी एफआईआर, अभी हम बताएंगे अगली वीडियो में ई एफआईआर वाले में, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से एफआईआर कराने का प्रोविज़न दिया गया है, तो जीरो एफआईआर भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से कराई जा सकती है। तो एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहां पर के दोनों इश्यूज कंबाइन हो जाएं, जीरो एफआईआर एंड ई एफआईआर। मुझे उम्मीद है कि जीरो एफआईआर का बहुत छोटा सा विषय है वैसे, लेकिन महत्वपूर्ण है आम जनता के लिए और पुलिस कर्मचारियों के लिए, जो इसके पीछे भावना है कानून की उसका सम्मान करने के लिए। और जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं, विशेषकर मुझे लगता है कि इस बिंदु पे जो आपके अगर कोई बच्चे कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं तो उसमें ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं, कभी 50 वर्ड्स में या 100 वर्ड्स में। खासकर यूपीएससी वगैरह में अगर कोई मेंस में लॉ को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेता है, या पीसीएस में लेता है, जुडिशरी में लेता है, तो कभी कभी कि जीरो एफआईआर क्या है, इसका प्रक्रिया क्या होती है, या जीरो एफआईआर में और ई एफआईआर में क्या अंतर है, दोनों का भेद क्या है, इस तरह की बातें पूछ ली जाती है। तो मेरा प्रयास एक ये इसको सर्वग्राही बनाने का है कि जितने भी ऐसे लोग जिनको बेसिक जानकारी कानून से संबंधित आवश्यक है उन तक ये बात पहुँचे। और मैं आप जैसे कि हर बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और रोचक जानकारियों से अवगत होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।